हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको रहस्यमयी और चौंका देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने पिगी पैलेस के बारे में सुना है, जो आज की कहानी का केंद्र है, तो आप जानते होंगे कि ये कहानी कितनी भयानक है। और अगर आपने कभी पिगी पैलेस के बारे में नहीं सुना है, तो दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो चलिए आज की कहानी में गोता लगाते हैं। रॉबर्ट पिक्टन का जन्म 1949 में ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट कोक्विटिलम में हुआ था, जो वैंकूवर से लगभग 15 मील पूर्व में है। वो अपने भाई और बहन के साथ अपने माता पिता द्वारा एक बड़े सुअर फार्म पर पाला पोसा गया। 1970 के दशक में उनके माता पिता का निधन हो गया और संपत्ति उन्हें विरासत में मिल गई। रॉबर्ट और उसके भाई ने फार्म के रोजमर्रा के कामों को संभाल लिया और उनकी बहन ने वहां से दूर चले जाने का फैसला किया। अगले कुछ दशकों में रॉबर्ट और उसके भाई ने सुअर फार्म चलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्होंने इसकी देखभाल करना बंद कर दिया और फार्म बर्बाद होने लगा। पड़ोसी और वहां आने वाले लोग ये देखकर हैरान रह जाते थे कि जो सुअर अभी भी वहां थे, वे पूरी प्रॉपर्टी पर खुलेआम घूम रहे थे। और जहां तक भाइयों का सवाल है, ऐसा लगता था कि उन्होंने नहाना ही छोड़ दिया है। दिन भर कीचड़ और सुअरों की गंदगी में घूमने के बावजूद ऐसा लगता था कि वे अंदर जाने पर कभी अपने जूते नहीं उतारते थे। फार्म के उन गिने चुने मजदूरों में से एक, जो पिक्टन परिवार के साथ फार्म की बर्बादी के दौर में भी रुका रहा, उसका नाम बिल हिस्कॉक्स था। उसने बताया कि वो फार्म एक बहुत ही डरावनी जगह थी और उसने ये भी कहा कि रॉबर्ट एक बहुत ही अजीब और खौफनाक आदमी था, जो पूरी तरह से विचित्र व्यवहार करता था, भले ही वो सिगरेट, शराब या किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करता था। आखिरकार पिक्टन भाइयों को एहसास हुआ कि वे अपनी पीढ़ियों की तरह सुअर फार्म चलाने के लायक नहीं हैं। उन्होंने फैसला किया कि उनका सबसे अच्छा कदम अपनी जमीन के कुछ हिस्सों को बेचना होगा। लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि उनकी जमीन की कीमत कितनी ज्यादा होगी। 1994 से 1995 तक उन्होंने अपनी लगभग सारी संपत्ति एक अर्बन डेवलपर को $5 मिलियन से अधिक में बेच दी। और इस तरह अचानक ये गंदे और नाकाम सुअर किसान करोड़पति बन गए। और उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि इस पैसे का क्या करना है। 1 साल तक पैसे पर यूं ही बैठे रहने और कुछ खास ना करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे अपने पैसे से कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने 1996 में पिगी पैलेस गुड टाइम सोसाइटी नाम से एक आधिकारिक चैरिटी शुरू की। उनकी चैरिटी का उद्देश्य कम से कम कागजों पर विभिन्न संगठनों के लिए पैसा इकट्ठा करना था, जिन्हें वे डांस और शो जैसे इवेंट्स आयोजित करके योग्य मानते थे। और हो सकता है कि इस चैरिटी के लिए उनका शुरुआती इरादा यही रहा हो, लेकिन आखिरकार ये उनके स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाने के अंदर नशीली दवाओं और शराब से भरी वाइल्ड पार्टियों की मेजबानी करने का एक बहाना बन गया। भले ही अब उस बूचड़ खाने का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, क्योंकि वे अब असल में कोई सुअर पालन नहीं कर रहे थे, फिर भी वहां छत से लटकते हुए बड़े बड़े हुक और उनके नीचे जमीन पर खून के धब्बे साफ दिखाई देते थे। ये पिगी पैलेस पार्टियां कोक्विटिलम में बदनाम हो गईं, जिनमें 2000 लोगों तक की भीड़ जमा होती थी। इन पार्टियों में ज्यादातर बाइकर्स, ड्रग एडिक्ट्स और वैंकूवर के गरीबी से ग्रस्त डाउनटाउन ईस्ट साइड की प्रोस्टिट्यूट्स आती थीं। रॉबर्ट वैंकूवर के उस हिस्से से परिचित हो गया था, क्योंकि वो जानवरों के कचरे को उनके रेंडरिंग प्लांट में निपटाने के लिए अक्सर वहां से गुजरता था। एक बार जब पिगी पैलेस चैरिटी पूरी तरह से शुरू हो गई, तो रॉबर्ट ने उस इलाके में वापस जाना शुरू कर दिया, जहां वो लो ट्रैक नामक 10 ब्लॉक की पट्टी पर घूमता था और लोगों को अपनी पार्टियों में आने के लिए भर्ती करने की कोशिश करता था। जिन लोगों को उसने भर्ती किया, उनमें से ज्यादातर बुरी किस्मत की मारी महिलाएं थीं, जो केवल इसलिए जाने के लिए तैयार हुईं क्योंकि वो उन्हें भोजन, पैसा, ड्रग्स और शराब की पेशकश कर रहा था। ठीक उसी समय जब रॉबर्ट ये भर्ती अभियान चला रहा था, डाउनटाउन ईस्ट साइड से महिलाएं बड़ी संख्या में गायब होने लगीं। इन गुमशुदगी पर डाउनटाउन ईस्ट साइड के पुरुषों और महिलाओं ने ध्यान तो दिया, लेकिन उन्होंने इसकी रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि उन्हें पुलिस और सामान्य तौर पर अधिकारियों पर भरोसा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे डाउनटाउन ईस्ट साइड से और ज्यादा महिलाएं गायब होती गईं, उस इलाके में एक सीरियल किलर के सक्रिय होने की अफवाहें फैलने लगीं।
निवासियों ने तभी बाहर निकलना शुरू किया जब वे लोगों के एक बड़े समूह में घूम सकते थे और हर कोई पूरी तरह से सतर्क था। आस पड़ोस में किसी भी अजीब चीज पर, उन लोगों पर जो वहां नहीं होने चाहिए, उन कारों पर जो वहां नहीं होनी चाहिए, पर कड़ी नजर रख रहा था। लेकिन इस बढ़ी हुई सुरक्षा के बावजूद महिलाएं तेजी से लापता होती रहीं और किसी को नहीं पता था कि क्यों। जब आखिरकार पुलिस से इन सभी लापता महिलाओं के बारे में संपर्क किया गया तो उनकी प्रतिक्रिया, नरम शब्दों में कहें तो, बहुत ही ढीली थी। चूंकि इन लापता महिलाओं के कोई शव नहीं मिले थे, पुलिस ने कहा कि ये मान लेना उचित है कि महिलाएं खुद दोषी थीं, कि उनकी जीवन शैली उन पर भारी पड़ गई होगी और वे या तो कहीं भाग गई होंगी या शायद उन्होंने कहीं ओवरडोज कर लिया होगा और उनके शव अभी तक नहीं मिले हैं। डाउनटाउन ईस्ट साइड के निवासियों के ये कहने के बावजूद कि नहीं, ये अलग है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, पुलिस ने मूल रूप से कहा कि हम इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। जब अखबारों को पुलिस की इस पूरी तरह से उदासीन प्रतिक्रिया के बारे में पता चला तो उन्होंने जानबूझकर इन लापता महिलाओं के मामलों को प्राथमिकता न देने के लिए उनकी आलोचना की, क्योंकि उनमें से अधिकांश ड्रग एडिक्ट और प्रोस्टिट्यूट्स थीं और इसलिए पूरी जांच के लायक नहीं थीं। पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया। 22 मार्च 1997 की शाम को, यानी पिगी पैलेस की स्थापना और इन सभी पार्टियों को शुरू करने के 1 साल बाद और डाउनटाउन ईस्ट साइड से दर्जनों महिलाओं के लापता होने के 1 साल बाद, पिक्टन के पड़ोसी ने अपने सामने के दरवाजे पर एक घबराहट भरी दस्तक सुनी। वे दौड़ कर गए, दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा वो एक महिला थी जो झुकी हुई थी। उसका एक हाथ उसके खून बहते पेट पर था और उसकी कलाई से एक हथकड़ी लटक रही थी। पड़ोसी जो देख रहे थे उससे जाहिर तौर पर चौंक गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से महिला को अंदर बुलाया और उसके लिए एम्बुलेंस बुलाई। महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे तुरंत इमरजेंसी सर्जरी के लिए रखा गया। बाद में जब वो रिकवर कर रही थी, उसने अपनी नर्सों को बताया कि उसका नाम वेंडी है और वो उन पिगी पैलेस पार्टियों में से एक में थी। फार्म के मालिकों में से एक, रॉबर्ट पिक्टन, ने उस पर हथकड़ी लगाने की कोशिश की थी और जब उसने ऐसा किया तो उसने विरोध किया। उसने चाकू निकाला, उसके पेट में छुरा घोंक दिया। वेंडी ने किसी तरह चाकू वापस छीन लिया, उसके चेहरे पर वार किया और फिर मुड़कर दरवाजे से बाहर भागकर पड़ोसी के घर पहुंच गई। ठीक जब उसने ये कहानी बताई, रॉबर्ट पिक्टन वास्तव में उसी अस्पताल में पहुंचा जिसके चेहरे पर एक गंभीर घाव था जो चाकू से मारे जाने के अनुरूप था। मेडिकल स्टाफ ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था, जो कुछ मिनट बाद पहुंची। जब वे अंदर गए तो उन्होंने रॉबर्ट की तलाशी ली और उसकी एक जेब में हथकड़ी की चाबी मिली और उस चाबी ने उस हथकड़ी को खोल दिया जो अभी भी वेंडी की कलाई पर थी। जब पुलिस ने ये देखा तो उन्होंने रॉबर्ट को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब रॉबर्ट हिरासत में था तो उसने अधिकारियों को समझाया कि वेंडी झूठ बोल रही थी, वो एक ड्रग एडिक्ट थी और उनकी एक पिगी पैलेस पार्टी में आई थी और उसने उसे चोरी करने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। उसने उसका सामना किया, उसने चाकू निकाला और तभी हाथापाई हुई और दोनों को छुरा लग गया। रॉबर्ट ने कहा कि वो बस भाग्यशाली था कि वो जीवित बच गया। पुलिस ने उस पर विश्वास किया और उसके सभी आरोप हटा दिए और उसे जाने दिया। जब रॉबर्ट फार्म पर वापस आया तो बिल हिस्कॉक्स, वो एक मजदूर जो अभी भी पिक्टन के लिए काम करता था, उसे रॉबर्ट पर बहुत शक होने लगा। उसने डाउनटाउन ईस्ट साइड की लापता महिलाओं के बारे में सब कुछ पढ़ा था और वो जानता था कि रॉबर्ट नियमित रूप से वहां महिलाओं को लेने जाता था और उन्हें अपनी पार्टियों में वापस लाता था। और बिल को हमेशा से ये महसूस होता था कि रॉबर्ट के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो कुछ महीनों तक इस भावना के साथ बैठा रहा, जब तक कि आखिरकार उसने फैसला नहीं किया कि उसे किसी को बताना होगा। और इसलिए उसने क्राइम स्टॉपर्स टिप लाइन पर फोन किया और उन्हें बताया कि उसे लगता है कि रॉबर्ट ने वास्तव में वेंडी पर हमला किया था, न कि वेंडी ने उस पर। और वास्तव में रॉबर्ट डाउनटाउन ईस्ट साइड से लापता हुई कुछ या सभी महिलाओं के पीछे था। बिल ने यह भी कहा कि फार्म पर हाल ही में आई एक महिला पार्टी गेस्ट ने रॉबर्ट के ट्रेलर के अंदर महिलाओं के कपड़ों का ढेर देखा था, साथ ही कम से कम 10 पर्स और महिलाओं के आईडी कार्ड भी देखे थे। पुलिस ने लिसा से ये पुष्टि करने के लिए संपर्क किया कि उसने क्या देखा, लेकिन वो रॉबर्ट से डरती थी और उसने कहा कि वो सहयोग नहीं करेगी और इसलिए इस गवाही के बिना पुलिस इस मामले की आगे जांच के लिए सर्च वारंट हासिल नहीं कर सकी।
और इसलिए वे इसके बारे में भूल गए और दूसरे मामलों पर आगे बढ़ गए। अगले कुछ वर्षों तक पिक्टन भाई ये विशाल पिगी पैलेस पार्टियां करते रहे, जब तक कि शहर ने आखिरकार उन्हें बंद नहीं कर दिया। और इस दौरान डाउनटाउन ईस्ट साइड से दर्जनों और महिलाएं बिना किसी महत्वपूर्ण पुलिस जांच के गायब हो गईं, इस तथ्य के बावजूद कि बिल उन्हें हर समय फोन कर रहा था, ये कहने के लिए कि उसे विश्वास है कि रॉबर्ट पिक्टन इन सभी गुमशुदगी के पीछे है। लेकिन वे उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आखिरकार 2002 में पिक्टन फार्म का एक पूर्व कर्मचारी पुलिस के पास आया और कहा कि उसने व्यक्तिगत रूप से रॉबर्ट के ट्रेलर के अंदर अवैध हथियार देखे थे, और ये जानकारी पुलिस के लिए सर्च वारंट प्राप्त करने और सुअर फार्म पर छापा मारने के लिए पर्याप्त थी। और उसी साल फरवरी में उन्होंने ठीक वैसा ही किया, और उन्होंने रॉबर्ट के ट्रेलर के अंदर अवैध बंदूकें, साथ ही डाउनटाउन ईस्ट साइड से लापता हुई कुछ महिलाओं से सीधे तौर पर जुड़ी कई वस्तुएं पाईं। रॉबर्ट को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसे निगरानी में रखा गया और कहा गया कि जब तक वे अधिक गहन तलाशी पूरी नहीं कर लेते, तब तक वो फार्म पर वापस नहीं जा सकता। और उस अधिक गहन तलाशी के दौरान उन्हें रॉबर्ट के ट्रेलर के अंदर लापता महिलाओं में से एक का खून मिला, और इसलिए रॉबर्ट को फिर से गिरफ्तार किया गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। जब उसे जेल में रखा जा रहा था, तो उसने अपनी सेल एक दूसरे आदमी के साथ साझा की, जिसे वो सिर्फ एक और कैदी मानता था। लेकिन वो कैदी नहीं था, वो वास्तव में एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी था, और उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड की जा रही थी। और इस रिकॉर्डिंग पर रॉबर्ट कुछ चौंकाने वाले बयान देता है। जैसा कि रॉबर्ट ने कबूल किया, उसने 49 लोगों को मार डाला था, जो बाद में डाउनटाउन ईस्ट साइड की लापता महिलाओं का बहुमत निकली। एक लंबी जांच के बाद यह निर्धारित किया गया कि रॉबर्ट की हत्याओं का सिलसिला 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन 1996 में जब उसने और उसके भाई ने पिगी पैलेस शुरू किया, तो ये वास्तव में एक नए स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि वो अपनी विशाल पार्टियों का उपयोग करके अधिक पीड़ितों को तेजी से अपने फार्म पर लुभाने में सक्षम था। और एक बार जब वे उसके फार्म पर होते, तो वो उन्हें अपने ट्रेलर में फुसलाता, जहां वह उन्हें हथकड़ी लगाता, उन्हें बताता कि अब सब खत्म हो गया है, और वह उनमें एंटी फ्रीज इंजेक्ट करता या गला घोंटकर मार डालता। बाद में वह पीड़ित के शरीर को बूचड़ खाने में ले जाता, जहां वह उन्हें एक सुअर की तरह काटता। उसके पीड़ितों के अवशेषों का एक बड़ा हिस्सा उसके सुअरों को खिला दिया जाता था, और जिन हिस्सों को वो अपने सुअरों को नहीं खिलाता था, उन्हें वह डाउनटाउन ईस्ट साइड के रेंडरिंग प्लांट में ले जाता था, जो उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां से पीड़ित को सबसे अधिक संभावना से उठाया गया था। एक रेंडरिंग प्लांट जानवरों के अपशिष्ट उत्पादों को लेता है, उन्हें कुचलता है और उन्हें जिलेटिन में बदल देता है। ये जिलेटिन कैंडी से लेकर कॉस्मेटिक्स तक कई रोजमर्रा के उत्पादों में उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब है कि रॉबर्ट के पीड़ितों के अवशेष लिपस्टिक और गमी बियर जैसी चीजों में पहुंच गए। इसके अलावा कभी कभी जब रॉबर्ट इस भयानक निपटान प्रक्रिया से गुजर रहा होता, तो वो मांस के कुछ बेहतरीन टुकड़ों को अलग रख देता और उन्हें पोर्क के साथ पीस कर सॉसेज बना लेता। ये सॉसेज पिगी पैलेस पार्टियों में परोसा जाता था। इसे पड़ोसियों, फूड बैंकों और अनाथालयों को भी दिया जाता था। पिक्टन फार्म के नीचे 3 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी और सुअर की गंदगी को छानने के बाद जांचकर्ता केवल 26 महिलाओं के अवशेषों के छोटे छोटे टुकड़े ही ढूंढ पाए। रॉबर्ट पर सभी 26 हत्याओं का आरोप लगाया गया था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण केवल 6 मामलों में उसे दोषी ठहराया गया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वो आज भी जीवित है। उसके भाई और बहन पर इन अपराधों के सिलसिले में कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया।